जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि हम लोग अध्याय 11 पढ़ रहे थे विद्युत विद्युत के बारे में, तो आज हम लोग विद्युत वाला चैप्टर समाप्त करने वाले हैं एक ही क्लास में। तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए एक अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को आप पूरी तरीके से ज़रूर देखिएगा। अगर आप बीच में आधे अधूरे क्लास देखते हैं तो शायद आपको क्लास समझ में ना आए, ठीक है। तो इसलिए आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं जो आपके अध्याय 11 में से आते हैं और आज आपके 11वां अध्याय समाप्त होने वाला है। आप सभी का मेन रीज़न है स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाने का मेरा कि मेरे पास अब समय नहीं बचा है मेरे साथी, और फ़ोन भी थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को इसके माध्यम से पढ़ाना चाहता हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो आइए पहले देखिए, अब हम विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, जो विद्युत प्रतिरोध है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि इससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी हेडिंग थी, हमने नायक बैच के भाग 1 और भाग 2 में पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और आज की इस चैप्टर को समाप्त कर देना है। तो आइए बिना देर करते हुए समझते हैं आपके विद्युत प्रतिरोध के बारे में कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए मेरे साथी, जो भी इसमें मैंने लिखा है, ये बिल्कुल जैसा लिखा है, अगर आप ऐसे लिख के आते हो तो आपके नंबर पूरे पूरे मिलने वाले हैं। विद्युत प्रतिरोध को समझने के लिए ध्यान से देखिएगा कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वैद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित हम करते हैं और वैद्युत प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, ठीक है। क्या होता है? ये आपका सूत्र है विभवांतर बटे धारा, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैद्युत प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि R इक्वल टू V/I लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका विद्युत प्रतिरोध का सूत्र हुआ, ठीक है। अब बात आती है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट होता है अथवा एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर भी होता है। क्या होता है? जैसे कि हम मान चलिए आपके विभवांतर बटे धारा है, तो विभवांतर का वोल्ट और धारा का एम्पियर मात्रक हो जाएगा। क्या पहला कॉन्सेप्ट मेरे सभी साथी को समझ में आया? फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इससे पहले आपको अगर पीडीएफ इसका चाहिए मेरे साथी, पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए अब नोट में भी कुछ है, ज़रा देख लेते हैं नोट में क्या दिया है। नोट में दिया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप व चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। क्या किस पर निर्भर करता है? किसी चालक की प्रतिरोध, लंबाई, क्षेत्रफल, ताप व चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ताप व लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ताप व लंबाई अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपके प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि क्षेत्रफल अगर आप बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ये बात विशेष प्रकार से ध्यान रखिएगा। और इसी में एक चीज़ मैं और समझा देना चाहता हूँ मेरे साथी कि एक मेगा ओम बराबर कितना होगा, ठीक है। एक मेगा ओम में कितने ओम होंगे? तो इतना ध्यान रखिएगा, 10⁶ ओम, क्योंकि साथी ये बहुविकल्पीय में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। एक मेगा ओम में कितने ओम होते हैं? तो 10⁶ ओम। और एक माइक्रो ओम में कितना होता है? एक माइक्रो ओम में कितना होता है? क्या होता है ओम? तो 10⁻⁶ लग जाएगा मेरे साथ, -6 ओम। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपके नोट में ही समझ लीजिएगा। अगर कोई पूछे कि आपके एक मेगा ओम में कितना ओम होता है तो 10⁶ ओम होता है, और एक माइक्रो ओम में कितना ओम होता है तो 10⁻⁵ ओम होता है। चलिए अब फटाफट आपका
अगला टॉपिक होने वाला है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, पीडीएफ ये स्क्रीनशॉट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पीडीएफ आपको देना होगा ना, तो पीडीएफ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर ले सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपके मौर्य सर सुशील के नाम से है। ठीक है, आप उस पर फॉलो करके पेज पर पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे साथी देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या कहलाता है। जरा ध्यान से समझिएगा। समझने की प्रक्रिया ये नहीं कि आप इसे याद नहीं करेंगे मेरे साथी, अगर आप याद करते हुए चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा। और जैसा भी हमने लिखा है बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, तो किसी चालक का प्रतिरोध R, किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती, किसी चालक के प्रतिरोध R तथा उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि एरिया यानी कि A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात में R प्रपोर्शनल L अपान A, यही तो कह सकते हैं। R प्रपोर्शनल L अपान A। अगर आप प्रपोर्शनल हटाएंगे तो आपके पास कोई नियतांक आएगा, माना कि वह नियतांक P है, तो P हमने प्रोपोर्शनल हटाया और लगा दिया P बटे L बटे A हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे P क्या है, जहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं आप, जहाँ पर P एक नियतांक है। ठीक है, जहाँ पे P क्या है, एक नियतांक है। तो अगर P को हम बाहर ले मेरे साथी, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे साथी, R इंटू ए अपान में क्या हो जाएगा L। यही आपका सूत्र बनके तैयार होगा, ये आपका सूत्र होगा। ठीक है, क्या ये मेरे सही साथी को समझ में आया? मेन सूत्र आपका यही होगा, विशिष्ट प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। अभी इसी के बारे में हमने एक चीज़ यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि P एक नियतांक है। ठीक है, P क्या है, P एक नियतांक है जिसका मान केवल चालक तार पदार्थ पर निर्भर करता है। पद्धति का विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता होना चाहिए। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता यहाँ पे, ठीक है, समझ जाइएगा, ये गड़बड़ हो गई थोड़ा। प्रतिरोधकता कहते हैं, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, ओम या मीटर होता है। क्या यहाँ तक मेरे सभी साथियों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार थम्स अप यानी कि लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ज़रूर लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं, बात आती है अब आपकी प्रतिरोधों का संयोजन। तो मेरे साथी प्रतिरोधों का संयोजन हम कर सकते हैं दो प्रकार से। ठीक है, संयोजन में कितने प्रकार के होते हैं, तो दो। कितने होते हैं यहाँ संयोजन? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक श्रेणी क्रम संयोजन, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन।
ठीक है, समझ लीजिएगा श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर। तो श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतीक क्या होगा, तो जरा ध्यान देखिएगा। अगर श्रेणी क्रम में अगर कोई चीज़ जुड़ा होगा मेरे साथी, तो कुछ इस प्रकार से जुड़ा होगा। ठीक है, ये आपका R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक, ये आपका R3 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। अब तुल्य प्रतिरोध की बात अगर करें मेरे साथी श्रेणी क्रम में, तो केवल ऐसे इसको अगर हम जोड़ेंगे, अगर तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना होगा तो R = R1 + R2 + R3। ठीक है, यानी कि यहाँ R1 और R2 को जो भी मान दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मान अगर आपको दिया होगा मेरे साथी, यहाँ पे मान दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कहेगा तो आप इस फार्मूले के माध्यम से आप सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ आइए देखते हैं समांतर क्रम के बारे में। क्या है समांतर क्रम? दूसरा होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम, समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि समांतर क्रम जुड़ता कैसे है मेरे साथी, तो ध्यान से देखिएगा। कुछ आपको इस प्रकार से प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करिए तो आपके प्रतीक रहा समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। अगर तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना होगा समांतर क्रम का, तो इसके लिए आपका सूत्र देखिए मेरे साथी, अपान में होगा। ठीक है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए तो क्रम से होगा, और समांतर क्रम में किया जाएगा तो अपान में R रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर R1 और R2 का मान दिया रहेगा मेरे साथी, मान चलिए यहाँ R1 और R2 R3 का मान दिया होगा तो अपान में हम, जैसे कि इसका मान 3 है, इसका मान 2 है, इसका मान 1 है, तो ऐसे आप R1 का मान कैसे रखेंगे, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या ये बात मेरे सभी साथियों को समझ में आया? सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि समझ में आ रही है क्लास की नहीं आ रही है। चलिए अगला हम देखेंगे अब वैद्युत ऊर्जा के बारे में, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा होती क्या है पहले हम समझ लेते हैं कि वैद्युत ऊर्जा किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है। जब किसी चालक में हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो जो ऊर्जा व्यय होती है यानी कि ख़त्म होती है, उसे ही उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा, जिसे हम लोग W से, कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यह आपका रहेगा वैद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W = V × Q, यानी कि वैद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश। ठीक है, किसी चालक में, अब मान चलिए यहीं पे किसी चालक में हम मान सकते हैं कि जो समय T व्यय हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी चालक में, हम लिखने में प्रॉब्लम हो रही है सर, फ़ोन पे अपने हाथों के माध्यम से लिखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हम कि किसी चालक में T सेकेंड लग रहा है, कितना T सेकेंड व्यय हो रहा है। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होगा, तो वैद्युत ऊर्जा आपका जानते हो क्या होगा मेरे साथी, W = VIT। पूछिए क्यों VIT क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि हम यह जानते हैं कि Q बराबर होता है IT। होता है या नहीं, जल्दी बताइएगा, Q बराबर IT होता है कि नहीं? तो हमने क्या किया, मान लिया कि किसी चालक में T सेकेंड व्यय हो रहा है, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, तो Q के स्थान पे हम IT रख दिए, यानी कि जितना ये लिखा है इसके बराबर IT हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है, तभी तो हमने यहाँ पे ये बात रखी है।
चलिए थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या, मान लेते हैं कि यदि चालक का प्रतिरोध R ओम हो, कितना हो, चालक का प्रतिरोध R ओम हो, R ओम हो, तो वह वैद्युत ऊर्जा क्या होगा, यानी कि जब R ओम हो तो आपका वैद्युत ऊर्जा W बराबर कितना हो जाएगा मेरे साथी, तो आपका W बराबर हो जाएगा I²RT। अब पूछेंगे सर ये आया कहाँ से, भाई पूछना जायज़ है, सर ये आया कहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो अभी हमने क्या किया था, W बराबर VIT लिखा था, तो V के स्थान पे हमने IR लिख दिया, और I आपके और IT था तो I² हो जाएगा और R के साथ में T छूट जाएगा। तो आपका सटीक आपका जो सूत्र बन के आया W बराबर I²RT, ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ये आपके सूत्र हैं और इसी पे आपके न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपका अगला टॉपिक देखते हैं क्या होने वाला है। तो अगला टॉपिक आपका जैसा कि होने वाला है ऊष्मीय प्रभाव या जूल का ऊष्मीय प्रभाव, क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव या जूल का ऊष्मीय प्रभाव, ये दो नाम से पूछ लेता है कि ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं या फिर जूल का ऊष्मीय प्रभाव बताइए, तो आपको लिखना होता है। तो ठीक है, तो लिखने में कोई टेम्पल लेना ही नहीं है क्योंकि हमने बहुत बुक से देख के बहुत अच्छे से अध्ययन करने के बाद मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव अथवा जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी धारा के विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव अथवा जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई। अब इसी में देख लीजिए मेरे साथी, जूल का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला आपका हेडिंग आपके समक्ष है, क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, 2 नंबर में अक्सर पूछा भी जाता है, तो इसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है मेरे साथी। ये आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये हर बार कहीं ना कहीं ये पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, या फिर ऐसे कह देता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते किसे हैं, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा क्या होता है, द्वारा पारित होता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये तो रही आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा। अगर पूछ ले कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। कितने, 19 जूल। एक मिनट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। क्या यहाँ तक मेरे सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई आज की टॉपिक, ठीक है। आज हम लोग इस क्लास में दिल थाम के बैठे, इस क्लास में हम सारी वैद्युत चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। चलिए अगला देखिए, आपका हेडिंग क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। देखिए अभी हमने ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा, ठीक है। अब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, किसी चालक तार के ताप बढ़ाने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे रहेगा ऊष्मीय, ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं,
ठीक है। तो क्या है कि किसी चालक तार के ताप बढ़ने की जो घटना होती है उसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, जिसमें से कुछ निम्न अनुप्रयोग इसके हैं, जिसमें से कुछ अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। पहला अनुप्रयोग है विद्युत बल्ब। अब ध्यान दीजिएगा कि विद्युत बल्ब आखिर प्रकाशित तो होता कैसे है। तो इसमें कुछ ऊष्मा की जरूर सहायता रहती होगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं क्या है इस वैद्युत बल्ब में। तो वैद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है, जैसा कि हम सब ये जानते हैं। जबकि विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिस कारण से यह चमकने लगता है, यानी कि बल्ब जो होता है चमकने लगता है, अर्थात बल्ब प्रकाशित हो जाता है। पहला तो आपके अनुप्रयोग ये रहा। और दूसरा देखिए फ्यूज के बारे में। फ्यूज आखिर सोचते होंगे फ्यूज होता क्या है, तो फ्यूज के बारे में देखते हैं। फ्यूज क्या है, तो कभी कभी घरों में बिजली के तार संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में लघु पतन हो जाता है, जिस कारण से उपकरणों में धारा का मान बढ़ जाता है। वह इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि उपकरणों के जल जाने की भय रहता है। परिपथ के इस दोष को दूर करने हेतु जिस युक्ति का प्रयोग हम करते हैं उसे ही विद्युत फ्यूज कहते हैं। जो आपके विद्युत फ्यूज होते हैं, मान चलिए जब ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है, वो विद्युत फ्यूज एक पतला तार होता है। जब देखते हैं कि ज़्यादा उसको लोड पड़ रहा है या फिर कोई चीज़ उपकरण चलने हेतु है तो उस समय वो फ्यूज क्या होता है, अपने आप गल हो जाता है। तापमान अधिक होती है जैसे वो गल जाता है, तो इसलिए आपके उपकरण खराब होने की मात्राएं कम हो जाती हैं। इस दोष को हम दूर कर सकते हैं, इसलिए विद्युत फ्यूज का हम अपने घरों में भी प्रयोग करते हैं। आ जाए कि विद्युत फ्यूज का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि हम विद्युत फ्यूज का प्रयोग अपने घरों में करते हैं, अन्य कई चीज़ों के लिए करते हैं, उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति क्या है? वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति है क्या? तो ध्यान से देखिएगा कि किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने के दर को वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वैद्युत परिपथ में t सेकेंड में ऊर्जा W ऊर्जा खत्म होती है तो परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य क्या होगी? तो P बराबर W/T। ठीक है, यही होगी आपकी वैद्युत सामर्थ्य। क्या ये बात समझ में आई? या आपका मेन सूत्र है, जैसा कि हमने पहले भी लिख रखा है, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाट की परिभाषा दीजिए। तो वाट की परिभाषा भी देख लेते हैं। वाट की परिभाषा यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही है तो उस परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य 1 वाट कहलाता है। ठीक, या फिर 1 वाट कहते हैं। यह आपकी परिभाषा रहा, वाट की परिभाषा। अब किलोवाट प्रति घंटा के बारे में आपने सुना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ऐसा भी पूछ लेता है। तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे तो पेपर में आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स मिलने के लिए आ जाएंगे, या फिर सीधा सीधा पूछ लेगा कि किलोवाट घंटा किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में जुड़े 1 किलोवाट उपकरण में 1 घंटे में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा 1 किलो घंटा अथवा 1 यूनिट कहलाता है। 1 यूनिट के भी पूछ सकता है कि 1 यूनिट किसे कहते हैं। तो आप यही परिभाषा लिखेंगे कि किसी परिपथ में जुड़े 1 किलोवाट के उपकरण में 1 घंटे में होने वाली व्यय विद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट कहते हैं। अब इसका फार्मूला जरा देखिएगा।
क्या होता है कि 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट की संख्या बराबर वाट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000, ठीक है। वाट बटे बटे 1000। अगर आप अपने घर की यूनिट निकालना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं, कितने वाट का आप क्या यूज कर रहे हैं, एम्पियर कितना है, ठीक है, घंटा कितना आप चला रहे हैं, और 1000 से भाग करके आप अपने घर की बिलिंग का कार्य भी कर सकते हैं। गुणे क्या है कि उपकरण भी कर लीजिएगा, उपकरण यानी कि कौन कौन सा सामान है ये भी आप कर लीजिएगा और कितने का है, तो इससे आपको आसानी होगी निकालने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जानदार, शानदार, ज़बरदस्त। लेकिन इसके साथ अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हुए मैं जा रहा हूँ। वो क्या है कि बात आती है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट, 1 किलो केजी वाट घंटा, 1 किलो वाट हाँ घंटा में कितने जूल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, 6 जूल होते हैं। और इसी बात को अगर पूछ ले कि 1 मेगावाट घंटा में कितना होता है, तो आपको केवल कुछ नहीं लिखना है, 10 की घाते 6 वाट घंटा होता है, इसमें जूल नहीं, ठीक है। अगर पूछ ले कि 1 मेगावाट में कितना वाट घंटा होता है, तो आप 10 की घाते 6 कर सकते हैं। या आपके क्वेश्चन जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके लिए ये काम आने वाला है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और हमने आज सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ लिया है। आपके बहुत कम समय की वीडियो में मैंने आप सभी के लिए पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया है, और इससे पहले जो पढ़ना है मेरे साथी भाग 1 और भाग 2 में देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ और कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर ढंग से तैयारी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर नई जानदार शानदार क्लास में। धन्यवाद।